अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग ने MTS 632 की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई थी। एरिया प्रॉब्लम तक यहाँ तक हमारा डिस्कस हो चुका था। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटूर को। कंटूर क्या होता है, कंटूर से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेने हैं। उन बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास सिंपल कर्व का एंड क्लोज कर्व का, कि सिंपल कर्व क्या होती है एंड क्लोज कर्व क्या होती है। अब सिंपल कर्व क्या होती है? सिंपल कर्व एक सी जेड टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी। आपको पता है जेड किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे टी है तो इसलिए साथ में टी का फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया। आप किसी भी कर्व को आप सिंपल कब बोलेंगे? जब वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। अब देखें ये एक सिंपल कर्व है, इसमें एक एस का इनिशियल पॉइंट है, एक इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो इसमें ये क्या है? एक सिंपल कर्व है। अगर आप इसी तरह इस कर्व को देखें, इसमें देखें ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये क्या है? सिंपल नहीं है। तो ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं कि सिंपल है या नहीं है, तो ये आपने याद रखना है। जिसका इनिशियल एंड एक एंडिंग पॉइंट होता है और वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, वो सिंपल कर्व होती है। और ये सिंपल कर्व नहीं है। ये क्या है? ये सिंपल तो है। ये देखें ये एक सिंपल है, इसमें कोई पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा। ये क्लोज है लेकिन ये सिंपल भी है। नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है कि जो सिंपल होता है उसमें T2 T1 के इक्वल नहीं होता, मतलब ZT1 ZT2 के इक्वल नहीं होता। जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट के इक्वल नहीं होता। क्लोज कर्व क्या होती है? नेम से ही जाहिर है कि ये क्या होगी, इसमें जो बॉडी होगी, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, शेप होगी, वो क्या होगी? क्लोज होगी। जैसे ये है, ये क्लोज है, लेकिन ये क्लोज होने के साथ सिंपल भी है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसमें आपको पता है कि कोई भी पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा। अगर आप इस तरह ये इसको शेप को देखें, ये मुझसे बनी तो बहुत बुरी है, मतलब आपके हैंडआउट्स में इसकी थोड़ी सी शक्ल नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो मैंने किया है ये मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। तो अगर आप इसको देखें तो देखें ये इसमें एक दूसरे का पॉइंट्स क्रॉस कर रहे हैं। ये क्लोज है बट ये सिंपल नहीं है। तो आपने इसको एग्जांपल्स के तौर पे याद रखना है। ये क्लोज है, ये सिंपल भी है। ये क्लोज है बट ये सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और ये देखें ये क्लोज नहीं है बट ये सिंपल है। सिंपल कैसे है? कि इसमें पॉइंट्स क्रॉस नहीं कर रहे। क्लोज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो इनिशियल और ये पॉइंट है ये मिले हुए नहीं है। जैसे ये है ना क्लोज, वैसे ये क्लोज नहीं है लेकिन ये सिंपल है। होप सो आपको सिंपल और क्लोज कर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल क्या होते हैं? कि आपके पास कोई भी एक f ऑफ z कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और उसको आप लोग कैसे राइट कर सकते हैं? f ऑफ z d ऑफ t इज इंटीग्रल इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी k इज इक्वल टू n टू इन्फिनिटी f c k डेल्टा z k। ये वही एरिया प्रॉब्लम है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये फार्मूला आप हो सके तो याद रख लें, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन चीज़ है हमारी, ये भी जस्ट आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट करना है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन गिवन है ut प्लस आयोटा vt इससे टू बी डिफरेंशिएबल। अब मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस होते हैं ओपन इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल होता है क्लोज इंटरवल पे। इफ़ बोथ xt एंड yt बोथ है डिफरेंशिएबल होने भी, ये क्या है? डिफरेंशिएबल है अगर वो क्या है? सिंपल कर्व है। ठीक है, सिंपल कर्व है मतलब पॉइंट्स ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, और ये क्या है? सिंपल कर्व है, तो दैन वो फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। नेक्स्ट आप लोग ने चेक करनी है, चेक करें डिफरेंशिएबिलिटी को। ZT इज इक्वल टू cos t प्लस आयोटा sin t फ्राम 0 to 2 पाई। अब आपके पास जो फंक्शन है वो cos t है और फंक्शन क्या है? sin t है। फंक्शन आपको पता होना चाहिए, जो cos t है 0 to पाई पे ये भी डिफरेंशिएबल होता है, और sin t ये भी क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है 0 to पाई पे। मतलब आपने 0 to पाई इंटरवल पे बताना था कि ये वाला जो गिवन फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो पहले आप लिखेंगे cos t ये भी डिफरेंशिएबल है, देन आप लिखेंगे sin t ये भी क्या है? डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल पे। तो यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास वेदर कर्व इज स्मूथ वेयर सी क्या है? ZT t स्क्वायर प्लस आयोटा t क्यूब। अब आपने सबसे पहले इसका क्या करना है? आपने बताना है कि जो कर्व है ये वाली कर्व, ये -1 to 1 पे स्मूथ है या नहीं। स्मूथ होने के लिए उसका आंसर आना चाहिए 0 के इक्वल। मतलब आपको जब भी किसी का स्मूथ चेक करना हो, आप पहले लेंगे उसका डेरिवेटिव लेने के बाद आप उसमें ये वाली वैल्यूज़ को करेंगे पुट करने के बाद अगर उसका आंसर 0 आता है देन वो कर्व स्मूथ है, अदरवाइज वो स्मूथ नहीं है। आपने जब इसका लिया डेरिवेटिव लिया 2t प्लस 3 आयोटा, ये देखें आयोटा स्टार्ट में आ गया, ये क्या हो गया? 3t स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे -1 या 1, तो ये आपके पास क्या है? स्मूथ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जैसे 0 पुट करें तो ये दोनों फंक्शंस क्या हो जाएंगे? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। मतलब ये वाली जो कर्व है ये स्मूथ कब है? 0 पे। -1 to 1 पे ये स्मूथ नहीं है। नेक्स्ट आ गया कंटूर। कंटूर क्या होता है? कि आपके पास कंटूर इज सेड टू बी अ कंटूर इफ इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग फाइंड मैनी स्मूथ कर्व्स। मतलब आपने क्या करना है? आपके पास डिफरेंट स्मूथ कर्व्स होंगी, आपने उन सबको
को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद जो एक आपके पास न्यू शेप बनी, वो शेप क्या होती है, कंटूर होती है। मतलब आपके पास ये डिफरेंट स्मूथ कर्व्स हैं, C1 है, C2 है, C3 अप टू CN। जब आप इन सबको कंबाइन कर देंगे तो आपके पास जो न्यू कर्व बनेगी वो C होगी और उसको आप बोलेंगे कंटूर का नेम देंगे। जैसा कि देखिए मैंने टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पर भी बनाई है। मैंने जैसा कि आपको बताया मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा वीक है। एक मैंने ये स्मूथ कर्व लिया कि ये ली, एक ये ली, एक ये ली, 4 स्मूथ कर्व्स लिए। जब इनको मैंने मिलाया तो ये थोड़ी सी अच्छी शक्ल बन गई है इसकी। ये देखें, ये C1, C2, C3, C4। अब ये क्या है, ये है कंटूर। ये कंटूर कैसे बना, जब आपने डिफरेंट स्मूथ कर्व्स को आपस में मिला दिया। C1 को C2 से C3, C4 इन सबको जब आपस में मिलाया तो ये क्या बन गया, कंटूर बन गया। नेक्स्ट आपके पास एक न्यू कॉन्सेप्ट है अपोजिट कर्व का। अपोजिट कर्व क्या होती है कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है XT प्लस आयोटा YT। आपने अब इसके लेना है अपोजिट, तो आप इसके क्या कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। T है तो यहाँ पर -T कर देंगे, यहाँ पर भी T है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -T। यहाँ पे इंटरवल्स को चेंज कर देंगे, यहाँ पे A to B था, यहाँ पे -B to -C हो जाएगा। मतलब आपने साइन चेंज कर दिया तो ये कर्व क्या होगी, अपोजिट कर्व। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ क्या होती है, Z of T आपके पास XT प्लस आयोटा YT आप लोग पढ़ चुके हैं। ATB मतलब A to B इसकी क्या है, इंटरवल है। अब आर्क लेंथ का फार्मूला आप लोगों ने कैसे लिखना है, पहले आप लेंगे XT इसका प्राइम, उसका स्क्वायर लेंगे, फिर आप इसका मतलब डिफरेंट इसको डेरिवेटिव लेंगे, उसका आप स्क्वायर लेंगे, देन आप होल स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये है आर्क लेंथ का फार्मूला। ये आपके MCQs में और आपके सब्जेक्टिव में शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि आर्क लेंथ का क्या फार्मूला होता है। x' का स्क्वायर प्लस y' का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। देन यहाँ पे आपने A to B क्या कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने आर्क लेंथ को फाइंड आउट करना है। फंक्शन आपके पास गिवन है। फंक्शन क्या है आपके पास, देखें फार्मूला भी हमने ऊपर देखा x', y'। ये है cos t का जब आप प्राइम लेंगे, सॉरी मतलब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे क्या होगा, sin t का स्क्वायर। माइनस भी होता है तो वो माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, ठीक है। sin t स्क्वायर प्लस जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे सेकंड वाले का तो ये क्या हो जाएगा, sin क्या होता है cos t, sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos t, cos का स्क्वायर लिया cos t स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर ले लिया, ये किसके ओके बोलता है 1 के। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे 1 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा dt। और ये लिमिट्स आपको क्वेश्चन में ही गिवन थी, आपने क्वेश्चन वाली लिमिट को ही यहाँ पे अप्लाई किया। अब 1 का जब आप इंटीग्रेट करेंगे dt के अकॉर्डिंग क्या आएगा, t आएगा। 0 to पाई करेंगे तो ये एक मतलब पहले अपर लिमिट अप्लाई की तो 2 पाई आ जाएगा, लोअर लिमिट अप्लाई की तो 0 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई। अगेन रिपीट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मूला आपके पास आर्क लेंथ का ये वाला है। आपने पहले साइन स्क्वायर t लिखा, फिर आपने कोस स्क्वायर t लिखा, फिर dt लिखा। आप देखें ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं, 1 का स्क्वायर रूट लिया 1 ही आया। देन आपने जब इसको डेरिवेटिव लिया t आया, 0 to पाई लिमिट अप्लाई की तो यहाँ पे 2 पाई आंसर आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं MCQs के लिए देख लेते हैं। इसको f of t ut प्लस आयोटा yt, जब आपके पास ये गिवन फंक्शन होगा तो आपने इस पर कैसे लिमिट अप्लाई करनी है, पहले आपने A to B इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, A to B इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, A to B इस पर भी लिमिट अप्लाई करनी है। नेक्स्ट है कि फिर आपने रियल वाले के इक्वल रखना है, इमेजिनरी वाले नंबर को इमेजिनरी मतलब जो आयोटा वाला होता है फंक्शन, आयोटा वाले फंक्शन को आयोटा वाले फंक्शन के इक्वल रखना है। यहाँ पे रियल वाले को रियल वाले के इक्वल रखना है। देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं ut dt प्लस आयोटा vt dt, ये लिमिट भी इंटीग्रल भी किया, f of t dt इसके इक्वल है। सिंपल ये पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं। रियल वाले को रियल वाले के इक्वल, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के इक्वल, मतलब ये आपके MCQs के लिए जस्ट आपको रिवाइज करवाए हैं। नेक्स्ट आपने इवेल्युएट करना है 0 to π/2 एक्सपोनेंशियल आपके पास t प्लस आयोटा t। अब देखिए आपने क्या करना है, पहले सेपरेट करना है एक्सपोनेंशियल की पावर t और एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा t, मतलब e की पावर t, e की पावर आयोटा t। लिमिट जो क्वेश्चन में गिवन थी वही हमने रखी। e की पावर t को ऐसे लिख लेंगे, e की पावर आयोटा t का आपको पता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, cos t प्लस आयोटा sin t dt। फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, e की पावर t को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर t cos t dt और यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर t sin t dt। अब आप cos t dt को आप कैसे लिख सकते हैं, e की पावर π/2 -1 और इसको आप कैसे लिख सकते हैं e की पावर π2 + 1 sin t वाले को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा/2। सिंपल आपने यहाँ कुछ भी नहीं किया, जस्ट लिमिट्स को अप्लाई किया। 0 to π/2 वाले लिमिट्स को जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखें पहले आपने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है π/2, फिर आपने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है 1। इस तरह पहले आपने यहाँ पे π/2, फिर आपने 0 है यहाँ पे, फिर आपने पुट करनी है 0। सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है कि अगर आपके पास h of x कंटिन्यूस फंक्शन है और वो इस पर डिफ्रेंशिएबल है, कंटिन्यूस है इस पर, इफ़ देयर एग्जिस्ट t बिलोंग टू a b सच दैट, मतलब आपके पास एक फंक्शन है वो a b इस इंटरवल
इंटरवल पे कंटिन्यूस है। तो आपने ए और बी के दरमियान में ये आपने मीन वैल्यू थ्योरम आई थिंक किसी MTS 631 वहाँ पे पढ़ा होगा कि आप ए टू बी के दरमियान कोई भी आप एक सी पॉइंट लेते हैं, फिर उस सी पॉइंट को आप कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, HFC-B-A। ये आप लोगों ने MTS 631 में आई थिंक पढ़ा था। HFX-D ए टू बी ये किसके इक्वल होगा कि आप एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाती हैं खुद से सी HFC-B- ये फिर इसके इक्वल हो जाता है। इसको आप लोग कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जाम्पल है, मीन वैल्यू थ्योरम डज होल्ड इन केस ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ओवर रियल इंटरवल। ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है f(t) e की पावर iota t, ये आपको लिमिट्स गिवन है 0 to 2 पाई। ऐसे ही इसको लिखा है e की पावर iota t dt 0 to पाई। आपको पता है कि आप किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब डेरिवेटिव इंटीग्रेट करते हैं तो वही वाला फंक्शन अगेन आ जाता है, iota नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखें इसका जब iota t का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, iota आ जाएगा, मतलब सॉरी अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, iota। आपको इंटीग्रेशन करनी आती होगी e की पावर iota t, इसकी क्या होती है e की पावर iota t ही होती है। इसको करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, iota आ जाएगा। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है, 0 to पाई लिमिट लिखी है। लिमिट को सिंपल यहाँ पे अप्लाई किया है। पहले जब आप यहाँ पे 2 पाई अप्लाई करेंगे t की जगह पे तो iota 2 पाई हो जाएगा, माइनस e की पावर 0 हो जाएगा। e की पावर 0 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर iota 2 पाई ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, e की पावर iota पाई 2 पाई के इक्वल, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, इस फार्मूले में अप्लाई करना है। HFC आपके पास क्या है, e की पावर iota t, B-A की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। b आपके पास क्या था 2 पाई, a की वैल्यू क्या थी आपके पास 0, 2 पाई माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। e की पावर iota t 2 पाई माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। होप से आपको इसकी समझ आई हो कि सिंपल आपने जस्ट इसको इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स को अप्लाई किया है। यहाँ पे देखिए e की पावर 0 1 के इक्वल होता है, e की पावर iota 2 पाई माइनस 1 आ जाएगा। फिर आपने सिंपल ये वाला फार्मूला लिखा, फार्मूले में अप्लाई किया, e की पावर iota t, b की जगह आपको पता है लिमिट क्या है, b की जगह पे लिमिट है आपके पास 2 पाई, a की जगह पे लिमिट है 0, 2 पाई माइनस 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट एक और फंक्शन को इवेल्युएट करना है अपने, एक्सपोनेंशियल z dz। अब यहाँ पे आपके पास पता है z की क्या वैल्यू होती है 1 प्लस iota b t। अब आपने क्या करना है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगी तो क्या आ जाएगा a प्लस iota b आ जाएगा। सिंपल ये वाला आपके पास फार्मूला है एक्सपोनेंशियल z dz। इसमें आपने वैल्यू को पुट किया, लिमिट आपको गिवन है 0 to 1 यहाँ पे लिमिट को अप्लाई किया, एक्सपोनेंशियल z z प्राइम dt। मतलब पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया है a प्लस iota b t उसको लिखा। फिर आपने जो इसके अंदर वाली टर्म है, ये आपको डेरिवेटिव लेना तो आता ही होगा कि फिर हम अंदर वाली टर्म का अगेन लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है a प्लस iota b dt। जब ये है एक्सपोनेंशियल वाली फंक्शन, जब ये एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं तो वही वाला फंक्शन अगेन आ जाता है। ये वाले अब उसकी जो ये वाला a प्लस iota b था, ये हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, a प्लस iota b डिनोमिनेटर में भी आएगा। लिमिट है आपके पास 0 to 1, यहाँ पे आप लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, ये एक्सपोनेंशियल 0, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल a प्लस iota b, ये वाला क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, एक्सपोनेंशियल z की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की है a प्लस iota b t। यहाँ पे देखें a प्लस 0 लिमिट जो आपको गिवन थी 0 प्लस iota 0, मतलब कि 0 से लेकर a प्लस iota b 1, 0 से लेकर 1 तक आपको लिमिट्स गिवन थी। आपने सिंपल वहाँ पे z की वैल्यू पुट की, सिंपल उसको इंटीग्रेट किया, नीचे a प्लस iota b आया, 0 to 1 लिमिट को अप्लाई किया तो आपके पास ये वाला आंसर आ गया और कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपके पास है, देखिए उन्होंने यहाँ पे एक वैसे बात बताई हुई है, एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि z की बार जो dz होता है ये किसके इक्वल होता है c1। मतलब एक जो फंक्शन है c1 है, कंटोर c1 है, वो कंटोर c2 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे इसका भी बार z है, z बार dz, जो c1 है वो c2 के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि देखें c1 क्या है, सेमी सर्कल है, क्या कहाँ से लेकर कहाँ तक, माइनस आयोटा से आयोटा तक, ये माइनस आयोटा, ये आयोटा, माइनस आयोटा से आयोटा तक, ये क्या है c1 है। और यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है पॉलीगोनल है, माइनस आयोटा से आयोटा, ये वाला पॉलीगोनल की ये वाली शेप होती है, सेमी सर्कल की ये वाली शेप होती है। अब ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये क्या हैं, ये इक्वल हैं। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि सेमी सर्कल और ये पॉलीगोनल वाला माइनस आयोटा से आयोटा, माइनस आयोटा से आयोटा, ये क्या है, ये इक्वल हैं कंटूर में। नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है इंटीग्रल को z dz वेयर कंटूर सी इज सर्कल फ्रॉम माइनस आयोटा टू माइनस आयोटा। देखें क्या गिवन है, लिमिट माइनस आयोटा से लेकर माइनस आयोटा तक। अब माइनस आयोटा से लेकर माइनस आयोटा तक गिवन जो यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे क्या होता है 3π/2। तो लिमिट्स आपको हो गई होंगी याद कि माइनस π/2। देखें वो कह रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखें माइनस π/2 से क्या होगा
3π/2 तक ये आपकी लिमिट्स हो जाएंगी। अब आपने फंक्शन को लिखा, देखें यहाँ पर भी e की पावर -i/t और यहाँ पर भी e की पावर i/t, e की पावर i/t, e की पावर i/t, और ये देखें साथ माइनस है तो हम साथ माइनस का साइन लगाएंगे, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के पावर्स को प्लस करेंगे तो आयोटा 2t हो जाएगा। जब इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेट करेंगे तो आयोटा e की पावर आयोटा 2t/2 आयोटा आ जाएगा। लिमिट्स है -π/2 से 3π/2, लिमिट्स आपने खुद निकालनी है। देखें माइनस आयोटा से माइनस आयोटा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -π/2 से 3π/2 तक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है वो है काउंटर क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आएंगे -π/2 से 3π/2 तक। ठीक है, सिंपल। अब आपने क्या करना है, ये आयोटा से एक आयोटा कैंसिल, तो यहाँ पे एक आयोटा बच जाएगा। सिंपल, आपने बस लिमिट्स को क्या करना है, अप्लाई करना है। लिमिट्स को अप्लाई करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। देखें e की पावर आयोटा 3π, यहाँ पे देखें जब यहाँ पे लिखेंगे t की जगह 3π/2, 2 से 2 कैंसिल, 3π आयोटा बचेगा। और यहाँ पे जब -π/2 के केस में अप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया माइनस आयोटा पाई की जगह। अब देखें आपने जस्ट क्या करना है, e की पावर आयोटा 3π और e की पावर माइनस आयोटा पाई, ये 1 के इक्वल होता है, ये भी -1 के इक्वल होता है, और ये वाला भी क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। सिंपल, आपने ये 2-3 स्टेप्स माइंड में रखने हैं तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये देखें ये वाला जो 2 था, अगर आप इसको 2 से डिवाइड भी करें 0/2 फिर भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे मैं 2 आई थिंक लिखना भूल गई थी, ये वाला 2, ये वाला 2 था। ठीक है, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 ही होगा। 0/2 भी 0 ही होता है। नेक्स्ट आपके पास है f(z) d(z) -c। यहाँ पे देखिए कॉन्टूर है -c। जब आप इसका इक्वल लिखेंगे तो आप यहाँ पे यहाँ माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पे आप पॉजिटिव c कर सकते हैं। ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, इसको अपने अपने माइंड में रखना है कि अगर -c यहाँ पे है तो आप ये वाला माइनस यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो ये आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास एक एग्जाम्पल। अगर आप इस एग्जांपल में देखें, आपको है f(z) d(z) गिवन है, z थीटा की वैल्यू आपको पता है कि e की पावर आयोटा थीटा होती है। अब यहाँ पे आपने लिखना है -c। जब -c करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा z - थीटा। जब आप z - थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये क्या इंटरवल चेंज हो जाएंगे बस। देखें यहाँ पे आपने बताना था कि अगर आप c को -c में चेंज कर दें तो यहाँ पर भी -c आएगा। यहाँ पे पहले आपने पॉजिटिव c के लिए फार्मूला लिखा जो कि था e की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पे आपके पास लिमिट थी 0 से 2π तक। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको -c कर देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, -c। यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और यहाँ पे लिमिट्स पे हो जाएंगी चेंज -2π से 0 तक, -2π लेस देन थीटा लेस देन 0। यहाँ पे थी 0 से लेस देन थीटा लेस देन 2π। तो आपने यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे -c करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट आपने एक एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, f(z) + g(z) d(z) ये किसके इक्वल है, कि देखें यहाँ पे प्लस का साइन है और होल इंटीग्रल अप्लाई किया हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि आप जो फर्स्ट फंक्शन है उस पर सेपरेट इंटीग्रल अप्लाई कर दें, और जो सेकंड फंक्शन है उस पर भी अगेन अप्लाई कर दें। मतलब अगर z का स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं z का स्क्वायर dz प्लस z का बार का स्क्वायर dz, और यहाँ पे आप सेपरेट लिमिट को इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल। अब यहाँ पे देखें c1 + c2 है, तो पहले आप इसको c1 के लिए लिख सकते हैं, फिर आप इसको c2 के लिए लिख सकते हैं, ये इसी फंक्शन को। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपके पास है ML इनइक्वालिटी। आपके पास कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस है किस पर, काउंटर c पर, और ये होती है ML इनइक्वालिटी। आपने इसको याद रखना है कि f(z) d(z) c इंटीग्रल, ये इसका जो मोड है वो लेस देन होता है ML से। इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही प्रूफ MTS 632 में आते हैं, जस्ट एग्जांपल्स आती हैं। तो आपने ये MCQs के लिए ये वाली बात याद रखनी है कि ये जो है ये लेस देन क्या होता है, ML से होता है। अगर आपके पास एक फंक्शन f(z) d(z) गिवन है, f(z) t z'(t), ये लेस देन होगा f(z) t z'(t) से। ये देखिए आपने पहले इसको लिखा, ये लेस देन है f(z) के t z'(t) से, ये लेस देन हो जाएगा m z', मतलब आपने इस फंक्शन की जगह पे m को अप्लाई कर दिया, m z'(dt). अब यहाँ पे ये क्या हो, यही चीज़ जो हमने प्रूफ करनी थी वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया, m को स्टार्ट में निकाल लिया, z'(t) dt। ये वाला थ्योरम जो है ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट आपने ये वाली चीज़ MCQs के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन है, f(z) d(z) ये लेस देन है m के, फाइंड अपर बाउंड z बार dz। देखिए फाइंड आपने करना है अपर बाउंड ऑफ z बार dz। z की वैल्यू में हमें गिवन है e की पावर आयोटा t। यहाँ पे आपने जस्ट f(z) लिखना है z की बार क्योंकि z की वैल्यू है e की पावर आयोटा t। जब आप e की पावर आयोटा t का बार लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा t। e की पावर माइनस आयोटा t इक्वल होता है cos t माइनस आयोटा sin t।
जब आप इसका लेंगे स्क्वायर, उस कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। अब देखें आपने बताना था ये इस चीज़ को प्रूव करना था कि एफ ऑफ जेड डी ऑफ जेड ये लेस देन एम है, और आपने अपर बाउंड से बताना था, मतलब एम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2 पाई। तो यहाँ पे ये 1 है, 1 क्या 2 पाई से लेस देन होता है, तो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जेड डी ऑफ जेड ये जो आपने इंटीग्रेट करके आंसर निकाला है ये क्या है 2 पाई से कम है। तो यहाँ पे टू पाई आप लिख देंगे। मैं सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने जेड की बार की वैल्यू लिखी, उसको इंटीग्रेट करवाया, 1 आपके पास आंसर आया। आपने अपर बाउंड से बताना था कि आपने अपर बाउंड को फाइंड आउट करना था, तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखा कि क्या है अपर बाउंड यहाँ पे क्या है 2 पाई है। नेक्स्ट आपके पास है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कर्व जॉर्डन कर्व थ्योरम। अगर हर सिंपल कर्व को है, किसी भी सिंपल कर्व को हम 2 डोमेन्स में डिवाइड करते हैं। जो एक डोमेन होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, दूसरी डोमेन होती है वो अनबाउंडेड होती है। जो बाउंडेड होती है उसको इंटीरियर कहते हैं, जो अनबाउंडेड होती है उसको एक्सटीरियर कहते हैं। सिंपल कनेक्टेड डोमेन, किसी भी कनेक्टेड डोमेन को आप सिंपल डोमेन कब कहते हैं, जब आपके पास उसका इंटीरियर हर सिंगल क्लोज्ड काउंटर सी इज कंटेंट इन डी। और डोमेन डी कनेक्टेड ओपन सेट, मतलब कोई भी एक डोमेन डी है, ओपन सेट है, कनेक्टेड ओपन सेट है, उसको कब कहेंगे कि वो सिंपली कनेक्टेड है इफ़ इंटीरियर ऑफ एवरी सिंपल क्लोज काउंटर सी इज कंटेन इन डी। अगर हर उसका जो सिंगल क्लोज काउंटर है वो क्या हो उस डी में कंटेन करता हो। कुछ भी नहीं है, बस डेफिनेशन को एक बार देख लें, आपके सब्जेक्ट में आ सकती है। मल्टीपल और डबल कनेक्टेड, मल्टीपल डबल कनेक्टेड, ऐसे कनेक्टेड दैट इज नॉट कनेक्टेड इज कॉल्ड मल्टीपल और डबल कनेक्टेड। जो सिंपल कनेक्टेड नहीं होती ना उसको हम लोग कहते हैं कि वो मल्टीपल या डबल कनेक्टेड है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल जेड के प्लस 1 डी जेड इज इक्वल टू 0। अब ये वाले जो 2-3 एग्जांपल्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने यहाँ पे बताना है कि सिंपली क्लोज काउंटर कॉम्प्लेक्स प्लेन है या नहीं। आपने सिंपल क्या करना होता है, ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना होता है। मतलब एफ ऑफ जेड है आपके पास एक्सपोनेंशियल जेड प्लस 1 डी जेड, आपने क्या करना है इसका अपने प्राइम लेना है। तो आपको पता है किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप लें तो वही फंक्शन अगेन पहले आता है, फिर जो उसके अंदर वाला ये वाला फंक्शन होता है उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2z। आपने जैसे ये वाली लाइन लिखनी होती है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है, सिंपली कनेक्टेड है, ये आर का काशी थ्योरम की कंडीशंस को फुलफिल करती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल जेड प्लस 1 डी जेड क्या है, ये 0 के इक्वल है। सिंपल, बस आपने एक बार इसका डेरिवेटिव लेना है। नेक्स्ट आपने लिखना है कि ये जो कनेक्टेड सिंपली ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये कनेक्टेड है और ये सारे काशी थ्योरम की कंडीशंस को फुलफिल करती है। देन आपने जस्ट ये वाली लाइन लिख देनी है। सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे करना है, ये आपका गिवन है। अब आप देखें ये भी क्या है, सिंपली कनेक्टेड है और ये भी काशी थ्योरम की कंडीशंस को फुलफिल करती है। देन आपने सिंपल ये वाली चीज़ अगेन लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट काशी थ्योरम होता है क्या है कि आपके पास कोई भी एक एफ बी एनालिटिक इन सिंपल कनेक्टेड डोमेन एंड एफ प्राइम इज कंटिन्यूस इन डी इफ सी इज क्लोज दैट लाइज इन डी, ये वाला जो है इसको कहते हैं काशी थ्योरम। एफ जिसमें आपके पास एफ ऑफ जेड डी ऑफ जेड कहीं भी आपके पास जेड आपको फंक्शन गिवन हो, आप उसका जेड के अकॉर्डिंग उसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये वाले थ्योरम में काशी थ्योरम है, ये देखें यहाँ पर भी ये क्या था 0 था, ये 0 के इक्वल था जब हमने प्रूव करना था, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है काशी थ्योरम के कंडीशंस को फुलफिल करता है, दैट्स व्हाई ये 0 के इक्वल है। यहाँ पर भी हमने 0 के इक्वल प्रूव करना था किसी भी फंक्शन का जो हम डी जेड के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि बस ये क्या है काशी थ्योरम की कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो ये क्या है, ये वाला फंक्शन भी 0 के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास ग्रीन थ्योरम है। ग्रीन थ्योरम में एक ये वाली बात बस आप लोगों ने याद रखनी है कि आपके पास कोई भी दो हैं पी कोई क्यू, दोनों क्या है कंटिन्यूस, उनके जो कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स है पी एक्स पी वाई क्यू एक्स क्यू वाई, ये सी एंड वाई पे क्या है कंटिन्यूस हैं। मतलब ये आप पी एक्स वाई प्लस क्यू एक्स वाई, पी एक्स वाई डी एक्स क्यू एक्स वाई डी वाई, ये पी और क्यू, और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, क्यू एक्स एक्स वाई माइनस पी वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई, मतलब ये ऑल पॉइंट्स के मतलब इक्वल है। तो आपने जस्ट यही ग्रीन थ्योरम में ये वाली स्टेटमेंट याद रखनी है और काशी थ्योरम में ये वाली स्टेटमेंट याद रखनी है, ये वाली। होप सो आपको इन लेक्चर्स की समझ आई होगी। बस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।